नमस्कार साथियों। शारीरिक शिक्षा नेट दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सेकंड ग्रेड के संदर्भ में जो सीरीज हमने शुरू की हुई है, टेस्ट सीरीज 9 का भाग प्रथम हम लोग आज लेकर उपस्थित हुए हैं। अब हम लोगों ने लेक्चर्स को और ज़्यादा रिफाइन करना शुरू कर दिया है। जब आप लोग देखेंगे कि लेक्चर्स में एक एक क्वेश्चन को हम लेकर चलेंगे, तो प्रत्येक क्वेश्चन के ऑप्शन के साथ हम उसको वीडियो कंसेप्ट्स के माध्यम से क्लियर और करेंगे, जिससे हमारा जो उद्देश्य है कि प्रश्न आपके दिमाग के ऊपर छप जाए और कभी भी एग्जाम में अगर वो प्रश्न आए तो आप उसे सॉल्व करने के अंदर गलती ना कर पाए, यह प्रयास हमारा सफल हो जाए। इसी के लिए इस चीज को हमने इन्वॉल्व किया है। तो बिना समय व्यर्थ किए हम लोग शुरू करते हैं हमारा प्रकर्म टेस्ट सीरीज 9 भाग 1। प्रश्न संख्या 1, ग्रिप किस खेल में सर्वाधिक काम आती है? ऑप्शन देखिए, जिम्नास्टिक्स, कैरम, हॉकी, कुश्ती। तो सबसे पहले इन प्रश्न के उत्तर को सॉल्व करने से पहले हम लोग यह पता करें कि एग्जैक्टली ग्रिप होती क्या है, क्योंकि इसी प्रयासों के माध्यम से हम लोग इसी तरह से सिलेबस को भी कवर अप करेंगे और एक एक माइन्यूट चीज को हम लोग पकड़ पाएंगे। अगर हम लोगों ने प्रश्न के अर्थ को पहले समझा नहीं तो हम लोग उत्तर गलत कर सकते हैं। तो देखिए, ग्रिप जैसा कि मैंने अब आप लोगों के लिए और इजी कर दिया है, आप लोग नोट्स प्रिपेयर करते रहें। उसके लिए मैं कुछ कंटेंट्स जो है वो अब स्क्रीन के ऊपर भी डालना शुरू कर रहा हूं। साथ ही मेरा ये भी निवेदन रहेगा कि जो बोला जाए उनके ऊपर आप शब्दशः गौर करें और गौर कर कर उसको लिखने का प्रयास करें, तो आपके बेहतरीन नोट्स बनेंगे। ग्रिप ग्रिप एक ऐसी मजबूत पकड़ होती है जिसकी सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हैंडल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ग्रिप एक ऐसी मजबूत पकड़ होती है जिसकी सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हैंडल कर सकते हैं। देखिए, बाइक आप लोग चलाते हैं तो उसके दोनों हैंडल्स को आप लोग पकड़ते हैं। अब उसकी वजह से आप लोग क्या करते हैं, एक तरफ से एक्सीलेटर देते हैं, दूसरी तरफ से क्लच वगैरह दबाते हैं। या कार वगैरह चलाते हैं तो हम लोग उसके स्टीयरिंग को पकड़ते हैं। ये सब किसी भी ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए किया जाता है। ग्रिप का मुख्य उद्देश्य समझिए, ग्रिप का मुख्य उद्देश्य किसी ऑब्जेक्ट को हैंडल करना। तो अगर ये चीज आपके समझ में आ गई तो इस प्रश्न को आप यही क्रैक कर देंगे, नहीं तो हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि बहुत स्पष्ट मैंने प्रश्न के अंदर ये बता दिया है कि ग्रिप का मतलब किसी चीज को हैंडल करना। 2 एग्जाम्पल भी दे दिए हैं मैंने। हैंडल कैसे करना, हैंडल करना या तो स्टीयरिंग चलाते हैं हम कार की, हैंडल ही तो करते हैं, या हम बाइक स्कूटी वगैरह चलाते हैं तो हैंडल करते हैं। लेकिन मेन चीज यहाँ क्या आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रही है, और किसके, हम लोग अपने हिसाब से किसी चीज को हैंडल कर सके। तो देखिए ऑब्जेक्ट, इसके ऑप्शंस देखिए, जिम्नास्टिक्स, कैरम, हॉकी, कुश्ती। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रत्येक खेल की, क्योंकि चारों खेलों के अंदर थोड़ा सा कैरम को अगर हम छोड़ दें, लेकिन कैरम के अंदर भी ग्रिप बनाई जाती है स्ट्राइकर को हैंडल करने के लिए। जिम्नास्टिक्स में भी ग्रिप आती है, कैरम में भी ग्रिप आती है, हॉकी में भी ग्रिप आती है, कुश्ती में भी आती है। लेकिन किस खेल में सर्वाधिक काम आती है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑप्शन जिम्नास्टिक्स, आप इसे देखिए। जिम्नास्टिक्स के अंदर 3 चीजें आपको दिखाई दे रही है, रोमन रिंग्स, वॉल्टिंग हॉर्स और जिसे हम कहें पैरेलल बार। देखिए सुनिए, हॉरिजॉन्टल बार। 3 चीजें हमें नजर आ रही है, रोमन रिंग्स, वॉल्टिंग हॉर्स और हम लोग कहें हॉरिजॉन्टल बार। तीनों के अंदर आप देखिए, पहले के अंदर जो गर्ल जिम्नास्ट है वास्तव में उसे ग्रिप बनानी पड़ रही है उस हॉरिजॉन्टल बार के ऊपर। दूसरे के अंदर आप देखिए कि वास्तव में रोमन रिंग्स में ग्रिप बनानी पड़ रही है, और यहाँ वॉल्टिंग हॉर्स के ऊपर भी बिना ग्रिप के काम नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यह प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर जिम्नास्टिक्स भी हो सकता है। लेकिन अब देखिए, यही हम लोग गलतियां कर देते हैं। जैसे ही हमने देखा कि नहीं, जिम्नास्टिक्स तो बिना ग्रिप के हो ही नहीं सकता, और हम लोग तुरंत जिम्नास्टिक्स को ट्रिक करने का कोशिश करते हैं। जिम्नास्टिक को ट्रिक करने से पहले आप ये देखिए, जिम्नास्टिक्स केवल एक खेल नहीं है, यह बहुत सारी स्पर्धाओं का, बहुत सारी इवेंट्स का एक सम्मेलन है। जिस तरह से इसमें वॉल्टिंग हॉर्स है, रोमन रिंग्स है, हॉरिजॉन्टल बार है, सेम ऐसे के ऐसे जिम्नास्टिक्स में बैलेंसिंग बीम भी होती है, सेम ऐसे के ऐसे जिम्नास्टिक्स के अंदर आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स भी होती है,
कार्टव्हील भी होता है। तो जब हम लोग इन सब की बात करें वहां तो ग्रिप की आवश्यकता होती नहीं है। इसका मतलब जिम्नास्टिक के कुछ इवेंट्स के अंदर तो ग्रिप की आवश्यकता है और कुछ के अंदर बिल्कुल नहीं है। तो यह उत्तर जिम्नास्टिक गलत हो जाता है, क्योंकि जिम्नास्टिक के बहुत सारे इवेंट के अंदर हमें, जैसे फ्लोर जिम्नास्टिक है, फ्लोर जिम्नास्टिक में ग्रिप की आवश्यकता ही नहीं है। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक है, ग्रिप की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। बैलेंसिंग बीम है, उसके ऊपर ग्रिप की आवश्यकता नहीं है। तो जिम्नास्टिक्स इसका सटीक उत्तर नहीं हो सकता। जिम्नास्टिक के बहुत सारे इवेंट के अंदर हमारी ग्रिप काम नहीं आती। इसी तरह से हम लोग प्रश्न को क्रैक करना सीखेंगे। अगला उत्तर है कैरम। देखिए, कैरम भी इसका सटीक आंसर हो सकता है, क्योंकि हमने अभी बात करी ग्रिप का मतलब होता है एक ऐसी मजबूत पकड़ जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को हैंडल कर पाए। तो देखिए, यहाँ स्ट्राइकर के माध्यम से कुछ गोटियों को हैंडल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कैरम इसका उत्तर हो सकता है, लेकिन कैरम इसका उत्तर है नहीं। क्यों? यहाँ हम लोग स्ट्राइकर के माध्यम से ऑब्जेक्ट्स को हैंडल तो कर रहे हैं, गोटियों को हैंडल तो कर रहे हैं, लेकिन ग्रिप की परिभाषा के ऊपर आइए। ग्रिप की परिभाषा क्या कह रही थी? ग्रिप की परिभाषा यह कह रही थी कि ऐसी मजबूत पकड़। अब आप यहाँ स्ट्राइकर को देखिए, क्या यहाँ स्ट्राइकर को पकड़ा जा रहा है? नहीं। ग्रिप का मतलब है मजबूत जकड़ पकड़। यहाँ स्ट्राइकर को दूर धकेला जा रहा है, तो यह पकड़ की श्रेणी में नहीं आता है, पकड़ की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। इसलिए यह उत्तर भी गलत है। यह ऑब्जेक्ट तो हैंडल कर रहा है, लेकिन हम लोग इस स्ट्राइकर को ग्रिप नहीं कर रहे हैं, इसलिए कैरम भी इसका उत्तर नहीं है। हॉकी खेल के ऊपर आइए। हॉकी के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने वीडियोस के पिक्चराइजेशन के माध्यम से यहाँ दिए हैं, और अगर हम बात करें सटीकता की, तो हॉकी सटीक जा रहा है इस प्रश्न के उत्तर पर। देखिए, क्योंकि हॉकी के अंदर हमने जो ग्रिप की परिभाषा पढ़ी, ग्रिप की परिभाषा क्या थी? किसी भी ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए एक मजबूत पकड़। तो देखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? हॉकी की बॉल है, और मजबूत पकड़ किसके ऊपर है? हॉकी स्टिक के ऊपर है। हॉकी स्टिक के माध्यम से हम लोग जो ऑब्जेक्ट है बॉल, उस बॉल को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स आप लोग देखिए। थर्ड एग्जांपल के ऊपर आइए जहाँ ड्रिबलिंग की जा रही है, और फोर्थ एग्जांपल के ऊपर आइए जहाँ एक लेडी हॉकी प्लेयर जो है वो शूटिंग कर कर गोल कर रही है। तो देखिए, जब तक हॉकी स्टिक के ऊपर हमारी टेक्निकल मजबूत पकड़ नहीं होगी, तब तक ना हम लोग हॉकी में हिटिंग कर पाएंगे, ना रिवर्स शॉट मार पाएंगे, ना फ्लिक कर पाएंगे, और ना ही स्कूप या इस तरह की शूटिंग जैसी एक्टिविटी कर पाएंगे। तो हॉकी जो है इस प्रश्न का सर्वाधिक सटीक उत्तर बैठ सकता है कि ग्रिप किस खेल में सर्वाधिक काम आती है। मैंने यहाँ इन ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया है। जहां तक मेरे समझ में आ रहा है, आप लोगों को यह क्लियर भी हो रहा होगा कि किस तरह से हम लोग हॉकी पर ग्रिप बनाकर, देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? बॉल। ग्रिप किसके ऊपर है? हॉकी स्टिक के ऊपर। हैंडल किसको किया जा रहा है? बॉल को। तो यह ग्रिप की सर्वाधिक सटीक परिभाषा के अंदर जाता है। लेकिन अभी एक ऑप्शन और है, कुश्ती। तो जब कुश्ती के अंदर भी ग्रिप का बहुत योगदान होता है, तो हमें उसको भी देखना पड़ेगा, कहीं कुश्ती इसका सही उत्तर ना हो। अंतिम उत्तर आता है कुश्ती। और देखिए, कुश्ती के अंदर ग्रिप का बड़ा जबरदस्त योगदान है, क्योंकि जब भी कभी कोई पहलवान कुश्ती करने जाता है, बाउट करने जाता है, तो वह बिना ग्रिप के सामने वाले प्रतिद्वंदी के ऊपर मजबूत पकड़ नहीं बना पाता है। तो जब भी ग्रिप की बात करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ हम लोगों ने अलग अलग 3 वीडियोस और एक मैंने ग्रिप की ये इमेज डाली हुई है चौथे नंबर पर। इनके माध्यम से आप लोग स्पष्ट करें। तो ग्रिप जो है वो कुश्ती खेल के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इस चीज से हम ना नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। लेकिन क्या यह सटीक उत्तर है? अब देखिए, पहले 2 उत्तर को तो आप भूल जाइए। पहले 2 उत्तर के अंदर हम लोगों ने ग्रिप की बात करी थी, किसमें? जिम्नास्टिक्स, बहुत सारे इवेंट मैंने आपको बताया, उसमें ग्रिप की आवश्यकता नहीं होती। कैरम के अंदर मैंने बताया कि वह स्ट्राइकर की पकड़ नहीं है, इसलिए ग्रिप की श्रेणी में काउंट नहीं होगा। अब बची हॉकी और कुश्ती। हॉकी के अंदर मैंने आपको सर्वाधिक सटीकता या जरूरत ग्रिप की बता दी है, क्योंकि बिना ग्रिप के हॉकी को आप लोग हैंडल ही नहीं कर सकते। ड्रिबल में ग्रिप का काम, रिवर्स फ्लिक में ग्रिप का काम, जब मैं कहूँ फ्लिक के अंदर, स्कूप के अंदर, या पेनल्टी कॉर्नर के अंदर, पेनल्टी स्ट्रोक के ऊपर, सब ग्रिप के ऊपर निर्भर करता है हॉकी की। अब क्या यह उत्तर सही है जो हमने कुश्ती की बात करी है? तो देखिए, यह गलत उत्तर है, क्योंकि कुश्ती में सर्वाधिक काम ग्रिप से ज्यादा
पहलवान द्वारा लगाया गया दाव आता है। तो दाव की इंपॉर्टेंस ग्रिप से ज्यादा हो जाती है इसके अंदर। कई बार हम लोग एजिलिटी के बेस पर ग्रिप ना होते हुए भी पहलवान जो है वो कई बार दूसरे की पकड़ में है। देखिए कई बार क्या होता है कुश्ती में डिफेंसिव पहलवान ऑफेंसिव की पकड़ में है, तो अब ग्रिप किसकी मजबूत है? ऑफेंसिव की। लेकिन पहलवान क्या करता है? दाव लगाता है, जिससे दूसरे पहलवान की मजबूत पकड़ होने के बावजूद अच्छे दाव के बलबूते पहला पहलवान जो है वह निकल जाता है। तो इसलिए ग्रिप से ज्यादा वैल्यू कुश्ती के अंदर पहलवान के दाव की होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन संख्या 3, जिसका आंसर है हॉकी। प्रश्न संख्या 2, 3:4:5 से संबंध है। देखिए 3:4:5 का फॉर्मूला यह कह रहा है और इसने ऑप्शन दिए हैं मैदान निर्माण, एंगल निर्धारण, 24, 32, 40 और गणित। तो देखिए सबसे पहले इस प्रश्न की थीम को समझिए। इस प्रश्न में कह रहा है संबंध। संबंध का मतलब होता है रिलेशन। जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हम लोगों को ऑप्शन में उसका रिलेशन निकालना है कि सबसे ज्यादा रिलेटिव यह किसके संदर्भ में है, सबसे ज्यादा रिलेटिव यह किसके संदर्भ में है। तो देखिए इसके ऑप्शंस के ऊपर आइए। मैदान निर्माण, जब भी हम लोग कोई कच्चा मैदान या रॉ मैदान बनाना शुरू करते हैं उस वक्त हमको उस मैदान के ऊपर 90 डिग्री का एंगल निकालने के लिए, या मैं कहूं कि कोई भी लाइन किस तरह से सीधी बनेगी, वह सीधी लाइन बनाने के लिए हमें 3-4-5 के फॉर्मूले का प्रयोग करना होता है। तो इसका मतलब किसी भी मैदान के निर्माण करने के लिए ऑप्शन ए के लिए इसका उत्तर सही हो सकता है। लेकिन फिर मैं कहूं जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी से पहले और ऑप्शंस को भी आप निकाल लीजिए। नंबर बे, एंगल निर्धारण बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि 3-4-5 की जब हमने बात करी तो यह एक तरह से 90 डिग्री के एंगल को निकाल रहा है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल समकोण कहलाता है। समकोण मतलब एक नीचे क्षैतिज रेखा के ऊर्ध्व रेखा सदैव सम होती है, मतलब नीचे जो लाइन पड़ी हुई है खड़ी लाइन उसके सदैव उतनी ही इरेक्ट होगी जितनी की नीचे वाली लाइन है, इसे समकोण कहा जाता है। और 3-4-5 के फॉर्मूले से हम लोग सीधी लाइन बनाने का, मैदान निर्माण के लिए एक स्ट्रेट लाइन किस तरह से बनाई जाती है इसका निर्माण या इसका निर्धारण कर रहे हैं। 90 डिग्री का कोण निकाल रहे हैं, इसका मतलब यह उत्तर भी सही है, क्योंकि एंगल निर्धारण ही तो किया जा रहा है मैदान निर्माण के दौरान। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो गए। देखिए ऐसे प्रश्न इसलिए जटिल होते हैं, हम लोग जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का प्रश्न है, मैदान बनाने से ही रिलेशन है, फटाक से टिक मार्क कर दो, और हम लोग गलती कराते हैं। पहले एक बार फटाक से आप लोग नीचे वाले ऑप्शंस को भी देख लें। अब ये कह रहा है 24, 32, 40। देखिए यह रिलेटिविटी की थ्योरी पे सबसे ज्यादा सटीक और यथार्थ सिद्ध हो रहा है। रिलेटिविटी की थ्योरी क्या कहती है? 3-4-5। 3-4-5 ये अनुपात है, 3 का अनुपात 4 का अनुपात 5। अनुपात कब निकलता है? जब हम लोग किसी संख्या के अंदर एक ही संख्या से हम लोग भाग दें। जैसे 20, 30, 40 में अगर मैं कहूं 30, 40, 50 में मैं 10 का भाग देता हूं, 30, 40, 50, 30 में, 40 में, 50 में 10 का भाग देता हूं, तो क्या अनुपात निकला? 30 में 10 का भाग दिया 3, 40 में 10 का भाग दिया 4, 50 में 10 का भाग दिया 5, तो 3-4-5 अनुपात निकल आया। तो इस तरह से ये रिलेटिविटी के प्रश्न भी है। अब देखिए 24, 32, 40 से इसका रिलेशन है क्या? तो देखिए 24 से इसका रिलेशन हो सकता है। एक संख्या है 8, 8 से 24 में भाग दिए, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। इसका मतलब यहां भी अनुपात क्या निकल कर आ रहा है? 8 का भाग देने पर 3-4-5। इसका मतलब इसका रिलेशन प्रश्न से है और रिलेटिविटी के मायने पे यह सबसे खरा उतर रहा है। तो यह भी उत्तर सही हो सकता है। तीनों उत्तर अभी तक सही हो गए हैं। चौथा ऑप्शन देखिए गणित। 3-4-5 सीधा सीधा अनुपातिक सूत्र है, और अनुपातिक सूत्र गणित में ही होता है, हिस्ट्री में नहीं होता, इतिहास में नहीं होता, अर्थशास्त्र में नहीं होता, केवल गणित में होता है। गणित का ही तो अनुपातिक सूत्र है ये 3-4-5। इसका मतलब चारों ऑप्शन हमारे सही निकल गए। ऐसे प्रश्न बड़े टिपिकल होते हैं और ये बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि जब चारों प्रश्न ही सही है तो अब इसका उत्तर क्या निकले। बहुत से लोग सोचेंगे कि यार मैदान निर्माण फिजिकल एजुकेशन का काम है, इसको टिक कर देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है।
मैदान निर्माण में, तो फिर मैदान निर्माण करना है तो मैदान से पहले हमको एंगल निर्धारण भी तो करना है, इसका मतलब एंगल भी इसका आंसर हो सकता है। लेकिन अब मैं इसका सबसे सटीक उत्तर बता दूं, इस प्रश्न के अंदर है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसने रिलेशन की बात करी है कि 3 4 5 का अनुपातिक रिलेशन निम्न में से किससे बिल्कुल सही संबंधित हो रहा है, तो वह 3 4 5 का रिलेशन 24 32 40 से हो रहा है, क्योंकि 24 32 40 में आप 8 का भाग देंगे, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 3 4 5 3 4 5 दोनों का एक जैसा रिलेशन हो गया। इसलिए फिजिकल एजुकेशन के कंसेप्ट में ही हमको नहीं सोचना, नेट दिल्ली जैसे एग्जाम में प्रश्न इस तरह से उच्च स्तरीय घुमाकर भी आ जाते हैं। मैंने आपके सामने ये पुटअप कर दिया, इसका सही उत्तर है 3 4 5 का 24 32 40 ऑप्शन से। प्रश्न संख्या 3 टूर्नामेंट की यूनिट से उठाया हुआ है, जटिल प्रश्न है, आपको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी। दिखने में ये प्रश्न बड़े सरल होते हैं, लेकिन वास्तव में यही प्रश्न जटिल होते हैं, और ऐसे ही प्रश्न हमारे एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा गलत होते हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के प्रश्न बहुत ज्यादा गलत नहीं होते, क्योंकि वो शाश्वत प्रश्न होते हैं। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, कान की स्टेपीज। कभी गलत नहीं होते। ये प्रश्न कैसे हैं, ये प्रश्न कंसेप्चुअल वाले प्रश्न हैं, अवधारणा वाले प्रश्न है, जिसके अंदर हमारी मानसिक और तार्किक बुद्धि को छप्पर रखा जाता है। तो देखिए यह प्रश्न क्या कह रहा है, संयुक्त प्रतियोगिता है, मतलब ज्वाइंट टूर्नामेंट कौन सा है। अब देखो ज्वाइंट टूर्नामेंट की इसने बात कर दी है, तो ज्वाइंट टूर्नामेंट की प्रतियोगिता की बात कर दी है, तो लोगों के दिमाग के अंदर तुरंत प्रभाव से इसका ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि इसमें टूर्नामेंट से रिलेशन रखने वाला एक ही उत्तर है, लीग कम नॉकआउट। लेकिन हम लोग इस उत्तर को सही मानने से पहले एक बार चारों उत्तर को परख कर देख लें। मैं ये आपसे बार बार इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि उच्च स्तरीय एग्जाम में, नेट दिल्ली जैसे एग्जाम में हमारी गलती यही होती है कि हम लोग छोटे स्तर के एग्जाम के अंदर तो ये फटाक से सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वहां जटिलता भरे ऑप्शन नहीं डाले जाते। उनका स्टैंडर्ड जो होता है पहले ही लिखा आता है, जैसे राजस्थान का स्टैंडर्ड है, राजस्थान के अंदर पहले ही लिखा जाता है कि द क्वेश्चन पेपर शैल बी द लेवल ऑफ क्लास 10th एंड 12th फिजिकल एजुकेशन इक्वलेंस। 10वीं और 12वीं की शारीरिक शिक्षा के समकक्ष स्तर का प्रश्न पत्र का सिलेबस है। लेकिन वहां भी कई बार ऐसे जटिल प्रश्न आ जाते हैं। दूसरी बात, ऐसे जटिल प्रश्नों को जब एक बार आप सॉल्व करना सीख गए, तो फिर वो सरल प्रश्न तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। तो देखिए संयुक्त प्रतियोगिता है, ज्वाइंट टूर्नामेंट है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, देखते ही आपके दिमाग में प्रश्न का उत्तर आएगा सी। लेकिन भैया पहले चारों को सॉल्व कर लो। डबल इवेंट, डबल इवेंट क्या होता है, बहुत सी प्रतियोगिताएं ऐसी होती है, बहुत से खेल ऐसे होते हैं, बैडमिंटन जहां पर 2 पुरुष खिलाड़ी 2 महिला खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं, टेनिस, टेबल टेनिस, इसे डबल इवेंट कहा जाता है। तो जब एक से ज्यादा व्यक्ति जिस प्रतियोगिता में शामिल हो गए वह डबल हो गया। लेकिन क्या ज्वाइंट हुआ क्या, नहीं, ज्वाइंट नहीं कहते उसे, उसे इवेंट ही कहते हैं, डबल। ऐसे के ऐसे ऑप्शन बैक के ऊपर आइए। मिक्स डबल इवेंट, बहुत से प्रतियोगिताओं में टेनिस के अंदर, टेबल टेनिस के अंदर, बैडमिंटन के अंदर एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक टीम बनाती है, यह मिक्स डबल इवेंट कहलाता है। तो मिक्स डबल इवेंट भी ज्वाइंट प्रतियोगिता का उदाहरण नहीं है। लीग कम नॉकआउट, जैसा कि इस प्रतियोगिता का सबसे आपको मैं कहूं सटीक उत्तर लग रहा था, लीग कम नॉकआउट। लीग कम नॉकआउट इस संयुक्त प्रतियोगिता में बहुत से लोगों ने सबसे पहले इसी को टिक किया होगा या इसे ही सही माना होगा, लेकिन यह इसका उत्तर नहीं है। लीग कम नॉकआउट जो प्रतियोगिता है वह कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का प्रकार है, मिश्रित प्रतियोगिता का प्रकार है, वह ज्वाइंट नहीं है। ज्वाइंट का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट का मतलब जब हम 2 चीजों को जोड़ दें। 2 चीजें जुड़ेंगी कब, जब मान लीजिए एक ही खेल के अलग अलग 2 इवेंट्स को हम जोड़ दें, तो वह ज्वाइंट कहलाता है। यह कॉम्बिनेशन है, लीग कम नॉकआउट। फिर स्पष्ट कीजिएगा, आपको दिखने में संयुक्त को कॉम्बिनेशन, हिंदी इंग्लिश एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, संयुक्त को अंग्रेजी के अंदर कहते हैं ज्वाइंट, जुड़ा हुआ, और कॉम्बिनेशन को कहते हैं मिश्रण, मिश्रित प्रतियोगिता। मिश्रित, जब एक प्रतियोगिता के 2 प्रकार आपस में मिश्र हो जाएं। ज्वाइंट, जब किसी खेल के अलग अलग इवेंटों को जोड़ दें। तो यहाँ ज्वाइंट संयुक्त प्रतियोगिता की बात हो रही है। अब आइए ऑप्शन डेकाथलन के ऊपर, और जैसा कि हमने तीनों जो ऊपर के ऑप्शन हैं इन्हें गलत सिद्ध कर दिया है। अब डेकाथलन संयुक्त प्रतियोगिता कैसे हैं, क्योंकि आप लोग ये पूछेंगे कि साहब डेकाथलन भी तो एक इवेंट ही है एथलेटिक्स का, यह प्रतियोगिता कैसे हो गई। तो मैं स्पष्ट करूं, आप देखिए डेकाथलन कैसे एक संयुक्त प्रतियोगिता है। तो डेकाथलन 2 दिन तक चलने वाला एक इवेंट होता है, जिसके अंदर 10 इवेंट शामिल होते हैं।
और महिला और पुरुषों में दोनों में ही अलग अलग आयोजित होती है। महिला और पुरुष के इवेंट्स में केवल एक अंतर होता है कि जहां पुरुषों में बाधा दौड़, क्योंकि एथलेटिक्स में पुरुषों की बाधा दौड़ 110 मीटर की रखी गई है, वहीं महिलाओं में बाधा दौड़ जो है वह आपके 100 मीटर की रखी गई है। पुरुषों और महिलाओं में इवेंट्स का क्रम जो है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि पुरुषों के अंदर जेवलिन थ्रो जो है वो दूसरे दिन है, जबकि महिलाओं के अंदर जो जेवलिन थ्रो होती है वो पहले दिन हो जाती है। तो यह कुछ चेंजेज हो सकते हैं। हम मूल मुद्दे के ऊपर लौट कर आते हैं, जिस प्रश्न का उत्तर हमने ये माना था कि यह ज्वाइंट प्रतियोगिता कैसे है। देखिए, ज्वाइंट प्रतियोगिता ऐसे है, एथलेटिक्स अपने आप में एक प्रतियोगिता है जिसके एथलेटिक्स के दो भाग होते हैं, ट्रैक और फील्ड। बहुत सी प्रतियोगिताएं केवल ट्रैक पर संपादित होती है, या मैं इसको ये बात करूं, रनिंग की जो प्रतियोगिताएं हैं वो ट्रैक इवेंट कहलाती हैं। जंपिंग और थ्रोइंग की प्रतियोगिताएं हैं वो फील्ड इवेंट कहलाती हैं। ये हमेशा एथलेटिक्स के अंदर सेपरेटली शो होती है कि ट्रैक की इवेंट्स अलग हैं, फील्ड की इवेंट्स अलग हैं। लेकिन डेकाथलन एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर इन्हें शामिल कर दिया जाता है, रनिंग भी शामिल कर दिया और जंपिंग भी शामिल कर दिया, थ्रोइंग भी शामिल कर दिया। मतलब ट्रैक की प्रतियोगिताएं भी शामिल कर दी और उसके साथ फील्ड की प्रतियोगिताएं भी शामिल कर दी, तो दोनों को जोड़ दिया गया है। नहीं तो एथलेटिक्स के अंदर ट्रैक की स्पर्धाएं अलग आयोजित होती हैं, फील्ड की स्पर्धाएं अलग आयोजित होती हैं। लेकिन चूंकि इस इवेंट के अंदर ट्रैक एंड फील्ड को जोड़ दिया गया है, रनिंग, थ्रोइंग और जंपिंग के इवेंट्स को एक साथ मिक्सअप कर दिया गया है, और इन सब में जो बेहतर प्रदर्शन करेगा उसे विजेता का दर्जा दिया जाता है। इसलिए यह संयुक्त प्रतियोगिता है। अब देखिए, इसी वजह से हम लोग प्रश्नों को गलत करके आते हैं। हम लोग इसका मूल थीम नहीं समझ पाए थे, और 95% लोग जो हैं वह लीग कम नॉकआउट प्रतियोगिता जो ऑप्शन 3 था उसको टिक मार्क करके आते हैं, और इसी से हमारे प्रश्नों का उत्तर गलत हो जाता है। इसलिए आपको एक एक प्रश्न के ऑप्शन के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। तो इसका सही उत्तर डेकाथलन। प्रश्न संख्या 4 तार्किक योग्यता का प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना आप अगर सीख गए तो नेट जैसे पेपर के अंदर आपके गलतियों के चांस बहुत कम हो जाएंगे। यही प्रश्न होते हैं जो 30 से 35 की संख्या में आते हैं। यही प्रश्न होते हैं जो सबसे ज़्यादा दिग्भ्रमित करते हैं। यही प्रश्न होते हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे कंसेप्ट्स की परख करते हैं, और यही प्रश्न होते हैं जो वास्तव में आपकी अच्छी तैयारी का आधार भी बनते हैं। एक बार अगर इन प्रश्नों का कंसेप्ट आपने पकड़ लिया तो गलती के चांसेस नील बटा नील हो जाएंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि तार्किक योग्यता वाले या अभिकथन और तर्क वाले प्रश्नों के ऑप्शन सदैव फिक्स होते हैं। यही चारों ऑप्शन आपको पेपर में मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न के साथ, क्योंकि वो यही पूछना चाह रहे हैं कि क्या अभिकथन ए सही है या तर्क आर सही है, या ये दोनों गलत हैं, या इनमें से एक सही है, ए या आर उसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता, या आर उसकी व्याख्या नहीं करता तो क्यों नहीं करता। तो ये सारी चीजें हमें करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आप आइए अभिकथन ए के ऊपर। वेल मेंटेन प्लेग्राउंड से स्पोर्ट्स एक्टिविटी बेहतर होती है। पुनः इसको पढ़िएगा, वेल मेंटेन प्लेग्राउंड से स्पोर्ट्स एक्टिविटी बेहतर होती है। और हम लोगों ने इसको, जैसा कि पहले अभिकथन को ही हमें सॉल्व करना है कि वेल मेंटेन प्लेग्राउंड से स्पोर्ट्स एक्टिविटी बेहतर होती है कि नहीं होती। देखिए, आप सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं या सुबह खेलने के लिए जाते हैं, आप एक ऐसे ग्राउंड के ऊपर जाएं जो उबड़ खाबड़ हो, जिसमें गड्ढे हो, जिसमें कीचड़ हो, पानी बिखरा हुआ, तो आपकी मनोदशा कैसी हो जाएगी, आप बहुत बुरा फील करेंगे। दूसरी तरफ आप एक ऐसे मैदान के ऊपर जाएं जहां पर हरी घास की चादर हो, जहां टर्फ बिछा हुआ हो, जहां बिल्कुल समतल प्लेन भूमि हो, तो आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी कीचड़ गंदे ग्राउंड पे ज्यादा अच्छे कर पा रहे थे या घास वाले मैदान पर, समतल मैदान पर? एग्जैक्टली समतल घास वाले मैदान पर। तो इसका मतलब अभिकथन ए सही है, क्योंकि वेल मेंटेन प्लेग्राउंड से स्पोर्ट्स एक्टिविटी बेहतर होती है। तो अभिकथन ए सही है। अब हम इसके तर्क के ऊपर आते हैं कि तर्क क्या कह रहा है। तर्क ये कह रहा है आर, चरित्र के अच्छे गुण खेल मैदानों पर ही विकसित होते हैं। चरित्र के अच्छे गुण खेल मैदानों पर ही विकसित होते हैं। देखिए, इसको एलोबरेट कीजिए आप पहले। चरित्र का मतलब यहाँ हमारे उस चरित्र से नहीं है जिसके अंदर हम लोग अपने चरित्र को दागदार या फिर बेकार चरित्र मानते हैं। यहाँ चरित्र का मतलब है एथिक्स से। एथिक्स का मतलब होता है ऐसे गुण जो एक अच्छे मनुष्य के लिए हो, जैसे सहानुभूति, जैसे टीम स्पिरिट, जैसे हेल्दी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जैसे हेल्दी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, जैसे हेल्दी एनवायरनमेंट। तो ये सब एथिक्स के अंदर आते हैं, यही चरित्र कहलाते हैं। और वास्तव में देखिए,
आर बिल्कुल सही है। चरित्र के अच्छे गुण खेल मैदानों पर ही विकसित होते हैं। जब हम लोग खेलने जाते हैं तो हम टीम स्पिरिट सीख कर आते हैं। हम लोग हेल्दी कंपटीशन करना चाहते हैं। हम किसी को मारकर काटकर जीतना नहीं चाहते। हम लोग सदैव वहां पर अपनी नेगेटिव एनर्जी को खेल मैदान पर बाहर निकाल कर आते हैं। हम लोग वहां से चीयरफुलनेस या पॉजिटिव एनर्जी लेकर वापस आते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, प्लेज की जब थ्योरी पढ़ेंगे, खेलों की थ्योरी पढ़ेंगे, तो वहां पर एक अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत आता है जिसे सरप्लस एनर्जी की थ्योरी कहते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर और शीलर ने इसे दिया था। दोनों ने क्या कहा था? दोनों ने कहा था कि जिस तरह रेल के इंजन में जरूरत से ज्यादा भाप बन जाती है तो वह इंजन को फाड़ सकती है। जैसे हमारा घर में प्रेशर कुकर होता है, अगर प्रेशर कुकर में सीटी ना हो तो प्रेशर कुकर फट जाए। सेम ऐसे कैसे, अगर आपके अंदर नकारात्मक विचार बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं या आप कक्षा के अंदर बैठे हैं और कक्षा में बैठे बैठे आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगे क्योंकि आप बोझिल हो जाएंगे, तो प्लेग्राउंड का एक पीरियड आपके वहां कंपलसरी कर रखा है। मैंने पहले भी बताया कि स्कूलों में प्लेग्राउंड या गेम्स का एक पीरियड क्यों इन्वॉल्व करते हैं कि बच्चा 3-4 पीरियड पढ़ने के बाद थकान से थकता नहीं है, वह मानसिक थकान से ग्राउंड के ऊपर जाता है और उस मानसिक थकान को निकाल कर आ जाता है और अपने आप को चीयरफुलनेस महसूस करता है। क्योंकि वह ग्राउंड पे थकान नहीं लेकर आया, वह नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिविटी को बाहर निकाल कर आया और पॉजिटिविटी को लेकर आया, अच्छे गुणों को लेकर आया है। तो इसका ऑप्शन जो है ए भी सही है, आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इस तरह से ऐसे प्रश्नों को आप बड़े आसान से नेट के अंदर क्रैक कर सकते हैं। थोड़ा सा उसका रिलेवेंस आप जोड़ कर देखें बस। ये प्रश्न 30 से 35 की संख्या में आते हैं, इनको सॉल्व करना सीख जाइए। दोनों को अलग अलग, पहले अभिकथन को सॉल्व करना है, सॉल्व करके कि वास्तव में सही है कि नहीं है। फिर आर को सॉल्व करना है कि आर जो है वो सॉल्व सही है कि नहीं है। फिर आर ए की सही व्याख्या करता है कि नहीं करता। 3 स्टेप का प्रश्न होता है, बहुत लेंदी होता है, लेकिन आप लोग अगर इसकी बार बार रिपीटेशन करेंगे तो यह आपके लिए इजी हो जाएगा। टीचिंग मेथड्स की यूनिट से उठाया हुआ है प्रश्न संख्या 5, ज्ञान का सरलतम रूप है। ज्ञान का सरलतम रूप है। अब देखिए, ये टीचिंग मेथड्स के प्रश्न दिखने में बड़े इजी लगते हैं लेकिन यही सबसे ज्यादा जटिल होते हैं। मुझे जहां तक पक्का पता है कि इसका आपको किसी को ऑप्शन नहीं पता होगा और अगर मैं नहीं पढ़ता तो मुझे भी नहीं पता होता। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल बेस्ड होते हैं, लेकिन है कहां से? टीचिंग मेथड्स के अंदर से ये आते हैं। तो कह रहा है ज्ञान का सरलतम रूप है। तो पहले तो कौन सा ज्ञान, ज्ञान का मतलब क्या होता है? अभी मैं और आप एक क्लास के अंदर इंटरेक्ट हो रहे हैं, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और जहां तक मुझे उम्मीद है वीडियो को देखते हुए आप लोग लिख भी रहे होंगे। क्लियर है कि नहीं है? अब मैं इस प्रश्न को क्रैक करता हूं। जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझसे क्या ग्रहण कर रहे हैं? ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। अब ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं तो ज्ञान ग्रहण करने से क्या हो रहा है? देखिए, आइए ऑप्शंस के ऊपर। नंबर 1, अवधारणा। एग्जैक्टली आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो लाइक ठोक दो भैया, हो रहा है तो एक कमेंट ठोक दो वेरी गुड सर का और शेयर कर दो। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा, प्रत्यक्षीकरण। मैं और आप देखिए, जैसे मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड ये आई थी, कई जगह मैंने अपने जो वीडियोज स्क्रीन के ऊपर लगाता हूँ छोटा लगाता हूँ। देखिए, मेरा दिखना ज़्यादा जरूरी नहीं है, आपका सब्जेक्ट क्लियर हो यह बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए जहां मुझे कंटेंट को दिखाना होता है मैं अपना वीडियो छोटा कर लेता हूं। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आई कि सर आप अपना वीडियो बड़ा रखा करें, कारण कि जब आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके जेस्चर्स को हम देखते हैं तो हमें लर्निंग के अंदर बहुत ईजी होती है। और बिल्कुल ये सही कहा गया है। आज की डेट में आप देखिए, ऑनलाइन टीचिंग का कंसेप्ट चल रहा है। अगर मेरी जगह अगर मैं ये वीडियो लेक्चर आपके सामने बना रहा हूँ, ये वीडियो लेक्चर ना होकर केवल ऑडियो लेक्चर होता तो क्या आप इतना इंटरेक्ट कर पाते? नहीं कर पाते। इसलिए प्रत्यक्षीकरण ज्ञान के लिए होना बहुत आवश्यक है, मतलब आमने सामने का संवाद होना। तभी तो कक्षा में टीचर का अटेंशन जो है बच्चों पर और बच्चों का अटेंशन टीचर के ऊपर होता है। तो देखिए, इसके 2 प्रश्न के सही उत्तर निकले हैं, अवधारणा और प्रत्यक्षीकरण। नंबर 3 पर आइए, संवेदना। और देखिए, संवेदना जब मैंने आप लोगों को ऊपर देखिए, आप लोग बहुत सारे लिंक्स आएंगे, वो जो लिंक्स आएंगे ये मेरे पुराने वीडियोस के हैं। ये वीडियोस मैं इन आज के टॉपिक से रिलेटेड जो होते हैं उनसे रिलेटेड डालता हूं, आप उनको जरूर जाकर देखें। इससे आज का टॉपिक और वो पीछे वाला टॉपिक दोनों आपका क्लियर हो जाएगा। इंटरलिंक को कहते हैं इसे। तो देखिए, एक मैंने टॉपिक डाला था शारीरिक शिक्षा का अर्थ।
उसके अंदर मैंने भाग 2 के अंदर यह बताया था कि यह संवेदनाओं को महसूस कराती है, और मैंने एक एग्जाम्पल देकर स्पष्ट किया था कि एक बच्चा जो है वो जंपिंग की एक्सरसाइज करता है, दूसरा बच्चा जो है एक बैलेंसिंग की एक्सरसाइज करता है। तो देखिए, ज्ञान का सरलतम रूप, सबसे पहले जब हम लोग जाते हैं तो वहां जाते ही कक्षा के अंदर, पहली कक्षा, जूनियर केजी, सीनियर केजी, प्ले ग्रुप, क्या हमें किताबें रटाना शुरू कर देते हैं? नहीं, वहां हमें टॉयज के साथ खिलाया जाता है। आप याद कीजिए, आपका बच्चा भी अगर होगा तो, या फिर आप छोटे होंगे तो नर्सरी में, सीनियर केजी, जूनियर केजी में, तो वो टॉयज के माध्यम से हमको क्या करते हैं? वो हमारे संवेदी अंगों को जागृत करते हैं, संवेदनाओं को महसूस कराना सिखाते हैं कि आप जब टॉय को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं तो आपकी संवेदनाएं जागृत होती है। तो ज्ञान का सरलतम रूप संवेदना जागृत करते हैं। यह भी हो सकता है किंडरगार्टन पद्धति के अंदर क्या करते हैं, आज की डेट में सबसे ज्यादा जूनियर केजी, सीनियर केजी, प्ले ग्रुप में किंडरगार्टन पद्धति चल रही है। किंडरगार्टन यह एक जर्मन शब्द है, फूलों का बगीचा। फूलों का बगीचा, फूल को क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, छुई मुई का पौधा होता है, हाथ लगाते हैं, सिकुड़ जाता है, फिर फैल जाता है। ऐसे ही प्रकाश में फूल जो है खिल जाते हैं। तो शिक्षा के बारे में किंडरगार्टन पद्धति भी यह कहती है कि बच्चा एक फूल है, और स्कूल के अंदर ऐसे बहुत सारे फूल आते हैं, तो वो फूलों का बगीचा है। अब जिस तरह से आप फूल को केयर करते हैं, एक फूल को, फ्लावर को आप लोग टेक केयर करते हैं, ऐसे ही बच्चे को करना है, उसको संवेदनाओं को महसूस कराना है, उसकी संवेदनाओं को महसूस करना है। तो यह भी ज्ञान का सरलतम रूप हो सकता है। और चौथा प्रश्न, शिक्षा। शिक्षा के अंदर ये तीनों समाहित हैं। चौथा प्रश्न, सॉरी, ऑप्शन शिक्षा। शिक्षा में अवधारणा भी आ गया, शिक्षा में प्रत्यक्षीकरण भी आ गया, शिक्षा में संवेदना भी आ गया, तीनों शिक्षा के अंदर आ गए। अब चारों ऑप्शन सही है, तो उत्तर सही कौन सा है मैं बताता हूं। देखिए, ऐसे प्रश्नों को कैसे क्रैक करते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, ऑप्शन 2 पे आइए, प्रत्यक्षीकरण। मैं आमने सामने संवाद आपसे कर रहा हूं अभी वीडियो लेक्चर के माध्यम से, हाँ या ना? हाँ कर रहा हूं तो लाइक कर दो, ठीक है। प्रत्यक्ष हूं, तो प्रत्यक्ष हूं तो आपका क्या क्लियर हो रहा है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। ऑप्शन ए, अवधारणा क्लियर हो रही है विषय के बारे में। नंबर 6 पर आइए, 3 पर, संवेदना। जब संवेदना, हम लोग, आग गर्म है, पानी ठंडा है, ये संवेदना महसूस कराती है, तो हमारा क्या क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि आग के पास नहीं जाना, पानी के पास, संवेदना कि बिजली के प्लग को हाथ नहीं लगाना, पत्थर में ठोकर नहीं मारनी। क्या क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये दोनों जिस ऑप्शन के अंदर आ रहे हैं, ऑप्शन दे पे आइए, शिक्षा। भाई, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य अवधारणा को क्लियर करना या अवधारणा के लेवल को बढ़ाना, यही तो शिक्षा का उद्देश्य है। तो ज्ञान का सरलतम रूप इसमें से सबसे पहला ऑप्शन ए, अवधारणा आएगा। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहे हो तो कृपया ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं, अपने फेसबुक वॉल के ऊपर ये वीडियो लगाएं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। क्योंकि देखिए, अभी हमने ज्ञान का प्रश्न पढ़ा है, ज्ञान को रोकोगे तो ये खतरनाक हो जाएगा। अगर आपने, कसम है आपको, 10 लोगों को इसको व्हाट्सएप नहीं किया ना, तो मैं कसम चढ़ा दूंगा। चलो वापस ले रहा हूँ कसम को। देखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, शिक्षा के प्रवाह को बहने दीजिए। इससे क्या होगा, हमारा चैनल भी ट्रेंडिंग में आएगा, मैं आपके लिए और ज़्यादा काम कर पाऊंगा। अगर ये ज़्यादा लोगों को तक नहीं पहुंचेगा तो मेरा उत्साह छीन हो जाएगा। इसलिए इसे अपने फेसबुक वॉल पर लगाएं, मैक्सिमम ग्रुप्स, लेकिन शारीरिक शिक्षा के ग्रुप्स में शेयर करें। और जगह हमारे इसकी वैल्यू नहीं रहेगी, कोई देखेगा नहीं। और आप लाइक का बटन जरूर दबाएं। इससे क्या होगा, हम लोग यूट्यूब की ट्रेंडिंग में ऊपर आएंगे। जब आप सर्च करेंगे तो लेक्चर्स फिजिकल एजुकेशन के, जैसे ही आप डालेंगे फिजिकल एजुकेशन फॉर नेट, 15-16 लेक्चर्स एक साथ अलग अलग विद्वानों के दिखा देगा। इसलिए लाइक करना बहुत जरूरी है। आप लोगों की सेवा में सदैव तत्पर, आपका भाई।